नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आपके पसंदीदा शो वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल हम इस शो में शामिल करते हैं। लेकिन इस शो में यानी फ्राइडे स्पेशल शो में हम आपको बताएंगे निवेश की सटीक रणनीति, जिससे अगले हफ्ते आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और इसमें हमारी मदद करते हैं दो मेहमान। आज भी हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। हिम सिक्योरिटीज़ की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन हैं और एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और हम पिक्स पर जाएं उससे पहले क्विकली इस हफ्ते का रिकैप देख लेते हैं और अगले हफ्ते के लिए आउटलुक हमारे एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पूरे वीक अगर हम देखें तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी, कुछ तेजी के सेशंस, कुछ मंदी के सेशंस और आज तो इनफैक्ट मार्केट गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। लेकिन इस हफ्ते जो ओवरऑल ट्रेंड रहा मार्केट का वो फ्लैट ही रहा, जिसमें सेंसेक्स फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव रिटर्न्स देकर गया -0.10% के, निफ्टी ने -0.20% के रिटर्न दिए। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली मिड कैप्स बेटर प्लेस्ड रहे। निफ्टी बैंक की ओर से क्लोजर टू 1% के रिटर्न्स इस हफ्ते आते हुए दिखाई दिए और मिड कैप्स में भी जो गेंस दिखाए हैं वो 0.25% के आसपास रहे हैं इस हफ्ते। तो ये तो रहा इंडेक्स का अपडेट। अगर अब हम पॉकेट्स की ओर नजर डालें, सेक्टर्स की तरफ नजर डालें, तो प्राइवेट बैंक्स काफ़ी चले हैं। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही निफ्टी का जो रिटर्न है वो क्लोजर टू 1% दिख रहा है इस हफ्ते के दौरान। प्राइवेट बैंक्स की ओर से पार्टिसिपेशन रहा 1.59% का। आईटी इंडेक्स 1% बढ़कर बढ़ रहा इस हफ्ते के दौरान। मीडिया स्टॉक्स में 0.64% और रियल्टी स्टॉक 0.52% के गेंस के साथ इस हफ्ते क्लोज हुए हैं। साथ ही अगर हम कुछ और पॉकेट्स देखें जो नेगेटिव साइड पर रही, उसमें फार्मा 1.5% से ज़्यादा की गिरावट इस इंडेक्स में रही इस हफ्ते। सरकारी बैंक तो इनफैक्ट आज भी टूटे थे और इस हफ्ते भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट रही है। एनर्जी पॉकेट 1.25% नीचे रही और इंफ्रा में भी हमने 0.5% से ज़्यादा की गिरावट इस हफ्ते में आते हुए देखी। तो मिला जुला ट्रेंड रहा इस पूरे हफ्ते। लेकिन फाइनेंशियल्स और जो बैंक स्टॉक्स थे उन्होंने एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई दी है। अब सवाल ये है कि अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, क्या ट्रेडिंग व्यू आप क्या होना चाहिए इंडेक्स के हिसाब से, ये आप समझते हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सनी, पहले तो आप बताइए निफ्टी बैंक अगले हफ्ते के लिए कैसे लग रहे हैं, क्या रेंज आप देख रहे हैं, क्या जो आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक की हमने इस हफ्ते देखी वो अगले हफ्ते भी कंटिन्यू हो सकती है क्या? अगर मैं मार्केट की बात करता हूं तो मैं फंडामेंटल के लिहाज से मैं अगर बात करता हूं तो कहीं ना कहीं बैंकिंग में ओवरऑल एक प्रेशर बना हुआ है। बट हालांकि मुझे लगता है कि अब जो करंट लेवल्स आ गए हैं, वेदर इट इज एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं तो डेफिनेटली वहाँ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से डेफिनेटली वहाँ बाय एक एंगल बनता है। और अगर मैं ओवरऑल निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी डेफिनेटली एक रेंज में स्टक है, 19,200 300 बॉटम में और ऊपर में 19,600। तो मुझे लगता है कि मे बी आज का जो यूएस फेड की जो चेयरमैन है जेरोम पोवेल की जो कमेंट्री आएगी जैक्सन होल समिट से, उसके बाद शायद मार्केट एक डायरेक्शन लेगा, वेदर ऑन अपसाइड और डाउन साइड। बट इसके अलावा मुझे लगता है कि मार्केट में अगर हम ब्रॉडर निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ड्रॉप छोड़ दें तो बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, सब सेक्टर्स काफी सारे अवेलेबल है जहां में पैसे बनाने के मौके दिखते हैं आगे जाकर। ओके, आस्था, आपका आउटलुक क्या है अगले हफ्ते के लिए? आप कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स, सेक्टर्स जिन पर फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस हफ्ते अगर निफ्टी की बात करें तो वीकनेस हमें देखने को मिली है। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से लेकिन मिड कैप में अभी भी तेजी बनी हुई है और उसका मेन कारण है कि जो फंड्स का फ्लो है वो अभी भी इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया की तरफ है। इसी का एक मेजर कारण है यूएस इकोनॉमी में इश्यूज हैं, डेट टू जीडीपी वहां पे हाई है, चाइना अपने ही प्रॉब्लम्स के साथ लड़ रहा है, तो इंडिया भी काफी अच्छी डेस्टिनेशन बन के निकल रहा है। लेकिन जरूर ये बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि यूएस इकोनॉमी से भी और यूएस मार्केट से भी हम क्यूज लेते हैं। तो आज जिस तरह से मीटिंग शेड्यूल है, जैक्सन होल का जो भी यहाँ पे आएगा नतीजा वो एक इम्पोर्टेंट होगा फैक्टर। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जो तेजी है मुझे लगता है ये आगे भी जारी रहेगी। अब अगर मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूं, क्योंकि मैं टेक्निकल्स भी ट्रैक करती हूँ, तो मुझे लगता है निफ्टी थोड़ा सा अभी और वीक हो सकता है। तो किसी को अगर खरीदारी करनी है तो निफ्टी में अभी ना खरीदारी करे। मुझे लगता है कि यहाँ से भी निफ्टी 100-150 पॉइंट और नीचे जा सकता है, तो वहां बढ़िया खरीदारी करने के लेवल होंगे। तो निफ्टी में मुझे
लगता है कि आने वाले हफ्ते में अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट हमें और देखने को मिले, तो तब खरीदारी करने के बढ़िया मौके होंगे। पर मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी अच्छे लग रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो अभी भी मुझे कैपिटल गुड सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। बैंकिंग अभी एक रेंज बाउंड लग रहा है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी पसंद आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं थोड़ा और वेट करना चाहूंगी कि एक तेजी का मोमेंटम आने के लिए, लेकिन ओवरऑल कैपिटल गुड सेक्टर अभी मुझे काफी पसंद आ रहा है। ओके, कैपिटल गुड सेक्टर पसंद आ रहा है आस्था को, वहां पर फोकस रहेगा आस्था का। अच्छा, पिक्स पर जाएं सनी, क्विकली आपके रेडार पर कोई स्पेसिफिक सेक्टर रहेगा क्या? क्योंकि इस हफ्ते भी अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए, तो कोई स्पेसिफिक पॉकेट जहां पर आप ध्यान देने का सजेशन देंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जहाँ गवर्नमेंट की केपेक्स सिंस इलेक्शन ईयर है, तो जहाँ गवर्नमेंट का केपेक्स चल रहा है वो सेक्टर डेफिनेटली इन्वेस्टर के रडार पे होना चाहिए, जैसे रेलवेज है, डिफेंस है। वेदर इट इज अगर मैं केपेक्स की और कैप गुड्स की बात करता हूँ तो बैंक्स उसके डेफिनेटली नेचुरल बेनिफिशियरी होंगे। ऑटो एक सेक्टर है, मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट मंथ से फेस्टिव सीजन किक ऑफ होगा तो ऑटो में कहीं ना कहीं हमें एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी द वन सेक्टर जो मुझे अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। तो बेसिकली जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, एट द सेम टाइम जहाँ गवर्नमेंट का केपेक्स चल रहा है, वो सब सेक्टर में फोकस रहना चाहिए अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करता हूँ तो। ओके, चलिए, तो ये तो पॉकेट्स की बात हुई। अब फटाफट से स्टॉक्स पर आ जाते हैं और पूछते हैं वो शेयर्स जो अगले हफ्ते करा सकते हैं आपकी कमाई। तो आज से बताइए, पहला स्टॉक आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है, क्या टारगेट्स दे रही हैं, किस बेसिस पे रेकमेंड कर रही हैं, बताइए। देखिए, अभी मैंने जो स्टॉक्स पसंद किए मोस्टली ज्यादातर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। केईआई इंडस्ट्री सबसे पहला स्टॉक मैं वो देना चाहूंगी, टारगेट रहेगा 2900 का। केईआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो बेसिकली वायर्स बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। ऑल्दो अगर हम Q1 ऑफ FY24 के नतीजे देखें तो वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। उसके पीछे का एक मेजर कारण था कि वॉल्यूम ग्रोथ इतनी बढ़िया कंपनी नहीं दिखा पाई, क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो रहा था। कंपनी ऑलरेडी 90% कैपेसिटी पे काम कर रही थी, तो उस वजह से जिस तरह से उसके बाकी के पेयर्स अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, कंपनी नहीं दिखा पाई। लेकिन यही एक कारण है कि मैं क्यों पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट का ये मानना है कि आप कैपेसिटी एक्सपेंशन के जो स्टेप्स दिए हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी किया है गुजरात में और सिलवासा यूनिट में भी इन्होंने काम जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, तो ये जो Q2 ऑफ FY24 है, होपफुली इससे कैपेसिटीज एक्सपेंशन जो बढ़ेंगे उससे मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी और आगे आने वाले क्वार्टर्स बेहतरीन होंगे। तो KEI इंडस्ट्रीज मुझे ऐसा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी बढ़िया ग्रोथ रहने वाली है और 16 से 17% पूरे FY24 के हम यहाँ पे एक रेवेन्यू ग्रोथ मान के चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से KEI इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। 2900 के इनिशियल टारगेट के लिए मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। ओके, तो के इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है और इनफैक्ट के इंडस्ट्रीज किसी मल्टी बैगर से कम नहीं रहा है, क्योंकि 3 साल पहले अगर अगस्त 2020 की बात करें तो 400 रुपये 398 के आसपास इसका प्राइस होता था और अब ये 2600 पर आ चुका है। तो 550% से ज़्यादा के रिटर्न्स स्टॉक ने पिछले 3 सालों में दिए हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इतनी तेज़ी के बावजूद भी जो ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं वो स्टॉक में अभी भी वैल्यू देख रहे हैं। आस्था ने आपको वीकली पर्सपेक्टिव से सजेशन दिया है, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 2900 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह आस्था की ओर से दी गई है। सनी बताइए, आपने कौन सा स्टॉक पिक किया है पहला? मेरा आज का पहला पिक रहेगा GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। करंट मार्केट प्राइस 231 रुपीज है। मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 290 रुपीज का, विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करता हूँ तो एक गुजरात की लीडिंग माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट है इंडिया की। गुजरात गवर्नमेंट 74% ओन करती है कंपनी में। कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 70 to 100 करोड़ के आसपास है। अगर हम लिग्नाइट की इनके बिजनेस की मोड की बात करें तो लिग्नाइट जो है वो ऑलरेडी इनका जो प्रोडक्ट है 30-40% डिस्काउंट पे चलता है इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से। तो और कंपनी ने गाइड किया है कि FY24 में इनका जो प्रोडक्शन रहेगा तकरीबन 10 मिलियन टन के आसपास रहेगा। और आगे जाके कंपनी अब ये डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है कोल में, बिजनेस में, कोल माइनिंग में और ओडिशा में कहीं ना कहीं एक इनका फोरे का प्लान है। एट द सेम टाइम लाइमस्टोन और लिथियम में भी इनका कारोबार में एंटर करने का प्लान है। और इनका एक बहुत एक वैल्यूएबल बिजनेस है जो कि रेयर अर्थ मिनरल बिजनेस है, जिसमें एक वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल है, जिसके डिटेल्स हमें अगले कुछ महीने में
कंपनी की ओर से आते हुए दिखेंगे। अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि कंपनी FY24 में तकरीबन 3,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी और 1,000 करोड़ का EBITDA करेगी। और आज के डेट में एंटरप्राइज वैल्यू है तकरीबन 5,000 करोड़। तो ये दर्शाता है कि EV EBITDA कंपनी का आज के डेट में 5x है, जो कि मुझे लगता है कि काफी चीप है एज कम्पेयर टू अदर माइनिंग एंड मिनरल कंपनी। और डेफिनेटली ये वैल्यू बाय है विद इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की हिसाब से वैल्यू बाय है। आज भी 6% तेज हुआ ये स्टॉक। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते ही तेज रहा है। एक थर्सडे का सेशन था जब इसने लाल निशान में क्लोजिंग दी थी, अदरवाइज तेजी के साथ ही बंद हुआ और एक हफ्ते में ही ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न ये दे चुका है स्टॉक। तो इस हफ्ते तो काफी स्ट्रॉन्ग रहा। एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी ये स्ट्रेंथ बनाए रहे। 290 के टारगेट्स दे रहे हैं सनी। खरीदारी की सलाह है GMDC में। आस्था बताइए, दूसरी कॉल आपकी तरफ से क्या होगी? देखिए, दूसरी कंपनी जो पसंद आती है वो है इंगरसॉल रेंट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टारगेट्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग दमखम रखती है और आगे जाते हुए यहाँ से भी 10% अप और 15% अपसाइड हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 34, 50 तक के लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। अब अगर इंगरसॉल रेंट की बात करें तो बेसिकली ये कंपनी 75% सब्सिडियरी है USA की कंपनी इंगरसॉल रेंट इनकॉर्पोरेशन की, और ये इंडिया में 1921 से ऑपरेट कर रही है। तो लॉन्ग हिस्ट्री है कंपनी की, लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। करती क्या है, बेसिकली एयर कंप्रेशर मार्केट में ये काम करती है और इसके पास सारे वाइड रेंज हैं जितने भी एक एयर कंप्रेसर सॉल्यूशंस के लिए चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम में आता है। तो अब इसके पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये लीडिंग एयर कंप्रेशर मार्केट में ये लीडिंग पोजिशन पे है ये कंपनी। दूसरी तरफ देखिए तो जिस तरह से इसकी पेरेंट कंपनी USA की कंपनी है, तो वहां पे जो टेक्निकल एक्सपर्टीज इसकी जो पेरेंट कंपनी के पास है वो कंपनी के लिए काफी सहायक है नए नए लॉन्चेस करने में। कंपनी की यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सॉलिड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स कंपनी ने Q1 ऑफ FY24 में पोस्ट किए थे। मैं अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो डेट फ्री बैलेंस शीट है, वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है और रिटर्न रेशियोज, ये सब पैरामीटर्स हम हमेशा किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए देखते हैं, तो सभी पे ये काफी खरी उतरती है। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है जो आगे जाते हुए कंपनी को काफी यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। तो इंगरसॉल रेंट मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी कंपनी है और क्योंकि ये काफी तेज हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इसमें और तेजी आनी बाकी है। खरीदारी करने की मैं सलाह दूंगी, थोड़ी डिप आए तो खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। 34-50 तक के टारगेट्स के डिप्स मिले तो बेहतर, खरीदारी की सलाह। 3450 के टारगेट और इनफैक्ट एक अच्छा परफॉर्मर रहा भी है ये स्टॉक। अगर आप YTD रिटर्न्स भी देखेंगे यानी जनवरी से लेकर अब तक तो 68-70% ये स्टॉक चला है। सनी, दूसरी चॉइस क्या है आपकी? मेरी दूसरी चॉइस रहेगी PCBL, जो कि फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 157 रुपीज है, मार्केट कैप है तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 180 रुपीज का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कार्बन ब्लैक की इंडिया में बाय कैपेसिटी और ग्लोबली 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है। तकरीबन 45 कंट्रीज में इनका कस्टमर बेस है और अगर हम कंपनी की कैपेसिटी की बात करते हैं तो तकरीबन 6.66 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है और एट द सेम टाइम इनका जो पावर कैपेसिटी है 84 मेगावाट की है। इसमें जो ग्रोथ ट्रिगर है वो है कैपेसिटी एक्सपेंशन का। कंपनी ने हालांकि रिसेंट में ही अभी 20,000 टन का इनका एक स्पेशलिटी केमिकल का प्लांट कमर्शियलाइज किया है और टोटल जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है स्पेशलिटी केमिकल में तकरीबन 40,000 टन का प्लान है और ये जो दूसरा फेज है ये फर्स्ट क्वार्टर FY25 में कमीशन होगा। ओवरऑल अगर मैं कंपनी की कैपेसिटी की बात करता हूँ तो हर साल 80,000 से 1 लाख टन की कैपेसिटी कंपनी जोड़ेगी। एट द सेम टाइम ऑन वैल्यूएशन फ्रंट काफी चीप ट्रेड हो रहा है। अगर मैं मेरा ये मानना है कि FY25 में कंपनी तकरीबन 18 रुपए का EPS दर्ज करेगी, तो लेस देन 10 के PE पे मिल रहा है। ROE ROC मोर देन 20% है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक वैल्यू बाय है। और एक अगर मैं स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो इसमें काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन भी हो रहा है एक प्राइस रेंज में। अब मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक शायद अब अपमूव की तैयारी में है और डेफिनेटली आपके शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में रखें फिलिप्स कार्बन ब्लैक को। 180 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी आप कर सकते हैं। क्यों खरीदना है वो तमाम फैक्टर्स आपको सनी ने बताए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बाकी रिकमेंडेशंस को भी जानेंगे सनी और आस्था दोनों से ही। जल्द वापस आते हैं।
के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वीकली टॉप पिक्स। हमारे साथ हैं आस्था जैन और सनी अग्रवाल जो आपकी कर रहे हैं मदद मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कुछ बेहतरीन रिकमेंडेशंस के साथ। अब तक जो स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, तो पहले सनी के 2 स्टॉक्स आपको बता दें। सनी ने भरोसा जताया है जीएमडीसी पर, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 290 के टारगेट्स के साथ। वेरियस ट्रिगर्स इन्होंने बताया क्यों लेना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से। दूसरी रिकमेंडेशन है फिलिप्स कार्बन ब्लैक 180 के टारगेट। अगेन ये भी नियर टर्म शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से आप खरीद सकते हैं। आस्था ने जो 2 ट्रेड्स आपको अब तक बताए उसमें इंगरसोल रेंट, खरीदारी की सलाह, डिप्स पर मिले तो बेहतर, 3450 के टारगेट्स ये एक्सपेक्ट कर रही हैं। और साथ ही आस्था ने जो एक और ट्रेड रेकमेंड किया है वो है के इंडस्ट्रीज, स्टार परफॉर्मर रहा पिछले 3 सालों में, 2900 के टारगेट्स के साथ अभी भी इसमें खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। अब बाकी ट्रेड्स पूछ लेते हैं। बताइए आस्था, कौन सा है आपकी ओर से तीसरा ट्रेड? तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। सबसे पहले टारगेट की बात करें तो 1875 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह दूंगी। देखिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये स्ट्रक्चरल ट्यूब्स और पाइप्स बनाती है। कंपनी के Q1 के नतीजे तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड रायपुर के अंदर जो इनका प्लांट ये रैंप अप हो रहा है, वहां से बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई नजर आएगी, क्योंकि कंपनी को काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं रेलवे से और एयरपोर्ट से, जो कि हैवी स्ट्रक्चरल और कोटेड प्रोडक्ट्स के लिए हैं। और ये सब काम रायपुर के प्लांट में होता है, तो वहां से एक बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट का पूरा टारगेट है कि FY23 में जितनी भी रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ एबिटा इन्होंने दिखाई है उसका दुगना रेवेन्यू ये FY26 तक दिखाएं। तो 2 टाइम्स ये FY23 के रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं बाय FY26, और वहीं एबिटा की बात करें तो 2.5 गुना ये टारगेट कर रहे हैं FY26 में। इनफैक्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कंपनी ने यहाँ पे किया है 4.3 बिलियन का, वो भी यहाँ पे सहायक नजर आएगा कंपनी के आगे जो वित्तीय यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी उसको मजबूत बनाने में। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स पसंद आता है। और एक और बात इसमें अच्छी है कि जो रायपुर का प्लांट है वहां का एबिटा पर टन काफी स्ट्रॉन्ग है, और वहीं से जब रैंप अप होगा तो वो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1875 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो 1800 से 1900 के टारगेट्स एपीएल अपोलो ट्यूब्स में खरीदारी की सलाह है। सनी, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं अब? मेरी नेक्स्ट पिक रहेगी डिफेंस सेक्टर से। मेरा पिक है मजगांव डॉक लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 1840 का है, मार्केट कैप है 37,000 करोड़ रुपए, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 2500 ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो कंपनी एक नवरत्ना कंपनी है, PSU कंपनी है, and company is mainly into the building and repairing of ships, submarine and various shipping related products. कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर काफी बेहतरीन रहे थे, जहां हमने देखा कि कंपनी का EBITDA और पैट 30% और 32% से बढ़ करके 400 करोड़ और 287 करोड़ के आसपास आए थे। और अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, तकरीबन 39,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स FY23 के सेल्स में है। और हम आगे की विजिबिलिटी की बात करते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ की ऑर्डर ये इंडस्ट्री में और आने की उम्मीद है, जिसमें से काफी बड़ा चंक हमें लगता है कि मजगांव डॉक को मिलेगा। और अगर हम कंपनी की कैपेसिटी की बात करते हैं तो एज ऑफ नाउ कंपनी की जो कैपेसिटी है 11 सबमरीन और 10 वॉरशिप बनाने की है। उसके सामने आज के डेट में कंपनी 2 सबमरीन और 6 शिप का काम कर रही है, तो कैपेसिटी की कोई कंस्टेंट है नहीं। हमें लगता है कि ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। अगले 10 साल के लिए 15 से 20% का ग्रोथ हमें देखने मिलेगी सेल्स और प्रॉफिट में। वैल्यूएशन की बात करता हूँ, तकरीबन FY23 पे 37 चल रहा है। डेफिनेटली इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 2500। चलिए, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स 2500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह। और जैसे शुरुआत में कहा था सनी ने कि PSUs पर उनका फोकस है, तो उसी कैटेगरी से उन्होंने आपको मजगांव डॉक GMDC रेकमेंड किए हैं। और आस्था ने कैपिटल गुड्स का जिक्र किया था, तो उस बायस के साथ स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में शामिल है। अच्छा आस्था, मैं व्यूअर्स का थोड़ा सा कन्फ्यूजन और कम करना चाहती हूँ। आप 3 पिक्स आपने दी हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक पिक करना हो तो मोस्ट कन्विक्शन कॉल इन तीनों में से कौन सी है? देखिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो मुझे लगता है वैसे तो तीनों ही स्ट्रॉन्ग है, बट एपीएल अपोलो ट्यूब्स में ऐसा लगता है अभी चाल आनी बाकी है, तो वहां पे नजर बनाई जा सकती है। ओके सनी, सेम क्वेश्चन गोज फॉर यू। आई एम श्योर तीनों स्टॉक्स ही अच्छे हैं जब आपने पिक किए हैं, रेकमेंड किए हैं, बट तीनों में से कोई एक किसी को लेना हो तो आप कौन सा लेने की सलाह देंगे?
मेरा सजेशन जीएमडीसी पे ही रहेगा। हालांकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों में चला भी है, तो इसे ग्रेजुअली पार्ट्स में बाय कीजिए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफी अंडर वैल्यूड कंपनी है और एक अच्छा रिटर्न देगी यहाँ से। ओके, चलिए, तो जीएमडीसी मोस्ट कन्विक्शन ट्रेड सनी की ओर से। लेकिन अब फटाफट से आपको 6 के 6 पिक्स दिखा देते हैं एक रिकैप के तौर पे, और आप आप स्टॉप लॉस टारगेट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पिक्स हैं तो इनके टारगेट्स आपको दिए गए हैं। सनी की कॉल्स लेकर आते हैं कि करके जीएमडीसी इनका एक कन्विक्शन कॉल है, इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सनी। कई सारे ट्रिगर्स इन्होंने बताया क्यों लेना चाहिए वैल्यूएशन आउटलुक के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर लेने की सलाह है। टारगेट आपको रेकमेंड किया गया है 290 रुपए का। फिलिप्स कार्बन ब्लैक दूसरा स्टॉक, यहाँ पर 180 के टारगेट्स के साथ ये खरीदारी रेकमेंड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और इसी ट्रिगर के बेसिस पे ये पिक किया है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से सनी ने। और तीसरा है मैसगांव डॉक, जो कि एक स्टार परफॉर्मर रिसेंट टाइम्स में रहा भी है। इन स्तरों से भी वैल्यू दिख रही है। 2500 के टारगेट्स के साथ खरीदारी करने की सलाह है। ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं है कंपनी के, ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन और आउटलुक भी पॉजिटिव है, इसलिए खरीदारी की सलाह है 2500 के टारगेट्स के लिए। अब लेकर आते हैं आस्था का पोर्टफोलियो। आस्था ने 3 स्टॉक्स पिक जो किए हैं, एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। इंगरसोल रेंट, खरीदारी की सलाह 2450 के टारगेट के लिए। और जैसे आस्था ने कहा, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, तो आप खरीदे, डिप्स पर मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा ट्रेड आस्था ने जो रेकमेंड किया है इंगरसोल रेंट के अलावा, वो रहेगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स का 1900 के टारगेट के साथ एक खरीदारी की सलाह दे रही है। अगेन यहाँ भी कंपनी ने केपेक्स प्लान किया हुआ है, रेलवे सेक्टर से अच्छा ट्रैक्शन है, विजन कंपनी का यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, तो खरीद के चले। और तीसरा ट्रेड है आस्था की तरफ से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से किया इंडस्ट्रीज, यहाँ भी 2900 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह आस्था दे रही हैं। तो ये रहे 6 ट्रेड्स, 6 रिकमेंडेशंस हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। थैंक यू आस्था और सनी, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और अपने रिकमेंडेशंस शेयर करने के लिए। इसी के साथ वीकली टॉपिक्स में इतना ही। नमस्कार।